बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर तौर पे ऐसे मामलों पे लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं। 100-200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आ जाना, ये बिल्कुल तात्कालिक कुछ वजह नहीं हो सकती। इसके पीछे वाकई कोई ना कोई सोची समझी रणनीति साजिश होगी। अब ये साजिश किसकी है? ऐसी साजिश क्या आज के समय में स्वीकार योग्य है क्या? या और फिर अगर कोई साजिश ऐसा करता है तो इस साजिश को नाकाम करने की जिम्मेदारी तो जाहिर तौर पे सरकार और प्रशासन की बनती है। लेकिन कहाँ चूक हुई, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हैं, इकोनॉमिक स्कॉलर अतिकुर रहमान हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ शुभंकर मिश्रा हैं। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी से शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ है। किदवई साहब, मेरा बहुत ही सिंपल सा सवाल है, इसमें कोई राजनीति या फिर कोई दूसरी भावना नहीं आनी चाहिए कि कोई एक कोर्ट है, कोर्ट कोई आदेश देता है तो अगर उस आदेश को चैलेंज करना है तो कोर्ट के पास जाइए। सड़कों पे ये लड़ाई क्यों, और फिर क्यों एक पक्ष उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है? देखिए लक्ष्मण जी, ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि सड़कों पर ये लड़ाई क्यों, तो ये सवाल आपने मुझसे पूछकर ज्यादती कर दी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को सवाल पूछना चाहिए सरकार से और सरकार के प्रवक्ता से। अभी आपने बोला कि जो 5 लड़कों की जो उसमें मौत हुई और जो वहां पर हिंसा हुई, तो सरकार ये बोल रही है कि वो पुलिस, मेरे पास सरकार के प्रवक्ता भी हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये सवाल सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। जी 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 जी। और दूसरा, वहां के जो संभल में जो लोगों से बात हुई, वो कह रही है कि वहां के लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने ज्यादती की। तो जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे एक शेर याद आ गया कि जिसमें कहा गया है कि कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। देखिए लक्ष्मण जी, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग लग रहा है। उपचुनाव से ठीक पहले बहराइच और उपचुनाव से होने से पहले 19 तारीख को संभल, ये कोशिश की गई थी कि माहौल किसी तरह से 19 तारीख को ही बिगाड़ा जाए ताकि इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाए। लेकिन हमारे सांसद बरख जी ने और तमाम समाजवादी पार्टी के जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने वहां पर काफी कुछ संभाला। सवाल एक बहुत गंभीर उठता है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल कोर्ट, लक्ष्मण जी, 19 तारीख को याचिका आई, 19 तारीख को ही फैसला 2.25 घंटे में, 19 तारीख को ही कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति और 19 तारीख को सर्वे भी करा दिया गया और एक्स पार्टी हो गया। दूसरे पक्ष को सुनने का मौका भी नहीं मिला। तो क्या दूसरे पक्ष को सुनने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? दूसरी बात, मोहन भागवत जी क्या बोलते हैं? विश्व हिंदू परिषद के यहां पर प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मोहन भागवत जी ये बोलते हैं ना कि हर मस्जिद के अंदर जो है वो मंदिर क्यों ढूंढना। लेकिन ठीक है, राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी को, तो वो राजनीति कर रही है। एक इंपॉर्टेंट सवाल है लक्ष्मण जी, सवाल यह है कि हम लोगों के यहां जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उसकी 1991 वाला, उसका बहुत लोग जिक्र करते हैं, बहुत ज्यादा उस पर चर्चा हुई। अब मैं उस पर आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन जो अयोध्या में राम मंदिर का जो जजमेंट आया था, उसके पैराग्राफ 997 के में जो लिखा हुआ है, आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि वो आपको भेजे, लेकिन उसके 2 बुलेट पॉइंट्स मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूं, जिसमें कि 5 सीनियर जजेस थे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। 2 बुलेट पॉइंट्स। द कोर्ट कैन नॉट एंटरटेन क्लेम्स दैट स्टेम फ्रॉम द एक्शंस ऑफ द मुगल रूलर्स अगेंस्ट हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप इन अ कोर्ट ऑफ लॉ टुडे। नंबर 1. Number 2, for any person who seeks solace or recourse against the action of any number of ancient rulers, the law is not the answer. अब इसका मतलब क्या हुआ आप समझ गए होंगे, आपके दर्शक भी समझ गए होंगे, जितने सारे प्रतिष्ठित लोग हैं सब समझ गए होंगे। तो राम मंदिर के जजमेंट से लेकर के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तक, और आपके जो आप समझ लिए एक गाइडिंग स्टार है मोहन भागवत तक, सब लोग एक ही बात कह रहे हैं। लेकिन आज हो क्या रहा है? जब इस सूबे के मुख्यमंत्री जी बोलेंगे बटेंगे तो कटेंगे जैसे नकारात्मक नारे उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, तो उसके लॉ एंड ऑर्डर क्या हश्र होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी एक सभा में थे और उनका छोटा सा 20 सेकंड का ये वीडियो सुनिए। दंगा हो जाएगा, हफ्ते का एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा।
हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा जो होगा। जब इस सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी ये बोलेंगे तो जनता की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, प्रशासन की साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, ये हमसे आपसे छुपा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना कि सबका साथ सबका विकास। वो मुसलमानों की बात करते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप, हम स्वागत करते हैं उसका। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि कावड़ियों पर हमने पुष्प वर्षा की, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन सड़क के किनारे अगर कोई नमाज पढ़ता है कोई व्यक्ति और उसको पुलिस जूतों से मारती है तो उसको कंडम नहीं किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं से अप्रिशिएट किया जाता है। आप सारे ट्विटर हैंडल देख लीजिएगा, सारी चीजें हैं जो आज की तारीख यहाँ पे मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा फराज साहब कि हम लोग थोड़ा सा अगर मुद्दे पर हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा पॉइंटेड बातचीत हो पाएगी। और आपने 2-3 बातें उठाई, मैं सोच रहा था कि अलग अलग मुद्दे मैं गिनाऊंगा, लेकिन अच्छा किया कि आपने मुद्दे गिनाए। मोहन भागवत जी का बयान गिनाया, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया, इन सब पे मैं बातचीत करूंगा। लेकिन जो आपने मेरे सवाल पे सवाल उठाया कि सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, तो दरअसल सवाल आपसे पहले ये इसलिए पूछा गया क्योंकि एक पक्ष पहले सड़क पर उतरता है, फिर प्रशासन क्यों नहीं रोका, ये एक बड़ा मुद्दा उठता है। तो ये मुद्दा लेकर के मैं जाऊंगा। भाजपा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी। कौशल जी, सवाल ये है कि ठीक है, ऐसे मुद्दे पर हो सकता है विवाद बढ़े, लोगों में हिंसात्मक माहौल बने, लेकिन अचानक से संभल जैसे छोटी जगहों पे इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि पता है कि वहाँ पे हम एक मस्जिद का सर्वे करने जा रहे हैं, संवेदनशील मुद्दा होता है। तो यहाँ पे प्रशासन इतनी चूक कैसे कर सकती है कि कोई इंतज़ाम ना रखे, कोई तैयारी ना रखे, और जब सब कुछ होने लगे तब प्रशासन वहाँ पे एक्टिव हो? लक्ष्मण जी, पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये कोई दंगा नहीं है, ये एक सुनियोजित सोची समझी षड्यंत्र के तहत एक हमला है। और हमला और आक्रमण किस पे है? देश के संविधान पर, देश की कोर्ट पर, और देश की कोर्ट को के आदेश के ऊपर पैर रख करके ये दंगाई आगे बढ़े थे। ये समाजवादी पार्टी हमेशा पत्थरबाजों के साथ, दंगाइयों के साथ, आतंकियों के साथ, हमेशा जो लोग इनसे लोहा लेते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो देश के सैनिक हों, हमेशा उनके साथ खड़ी रहती है। चाहे बुरहान वानी की बात करें, चाहे आपको याद होगा कि लू लगने पर जिस तरीके से एक आतंकी की मौत हुई थी और डीजीपी को सस्पेंड कर दिया गया था, चाहे उसकी बात करें, चाहे शैलेंद्र प्रसाद सिंह जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, जिन्होंने एक अपराधी के घर से AK-47 निकाली थी, और उसकी बात करें तो वो हमेशा अपराधियों के साथ खड़े हों, चाहे आज का संभल हो, इन्हें हमेशा पत्थरबाज में हमेशा देवदूत नजर आते हैं और पुलिस और सेना के बीच में हमेशा इन्हें राक्षस नजर आता है। आप याद कीजिए उत्तर प्रदेश का वो जवाहर यादव हत्याकांड, जिसमें करीब करीब 28 पुलिस वाले SP सिटी की हत्या हुई थी, ये उसमें भी चुप रहे थे, वो पुलिस के साथ नहीं खड़े हुए थे। राजू पाल की हत्या हो, चाहे सड़क पे दौड़ा करके गोली मारी गई हो, और गोली मारने वालों को ये हमेशा से MLA का टिकट देते रहे हैं। लोग कहते हैं कि अच्छी बात करनी चाहिए, मैं कहता हूं सच्ची बात करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। समस्या क्या है कि समाजवादी के सरकार के समय में एक दिन में 24 बलात्कार, 21 अटेम्प्ट टू मर्डर, 13 मर्डर, 33 किडनैपिंग, 19 दंगे, 136 चोरियां, और ये सिर्फ एक दिन के आंकड़े हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से अपराधियों को संरक्षित करती रही है। और जिस तरीके से मेरे दोस्त ने बात की कि संभल के MP MLA ने संभाला, पहले तो ये पूछना चाहूंगा अपने दोस्त से कि उनको ये अधिकार किसने दिया था कि कोर्ट के आदेश के बाद MP MLA 19 तारीख की सुबह दोपहर में 19 तारीख की दोपहर के बाद आफ्टरनून में MP MLA जो दोनों समाजवादी पार्टी के थे वहां क्या कर रहे थे और क्यों कर रहे थे, उनके पास कौन सा अधिकार था, किसकी वजह से ये थे। दूसरा, इन्होंने सवाल उठाया कि नोटिस नहीं दिया गया। अरे श्रीमान, सिविल कोर्ट का प्रोसीजर होता है कि जब कोई केस फाइल होता है तो जो वादी है उसके पक्ष की सच्चाई को जानने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज पे केस था, उस इन्वेस्टिगेशन के लिए कमेटी बनाई गई कि जाके देखा जाए जो ये पक्ष कह रहा है वो सही है या गलत है। उस इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर आकर के आप लोगों ने, आपके बहकाने से, आपके भड़काने से पब्लिक वहां पर आई थी, पहले दिन भी आई थी, और दूसरे दिन जब पिछली बार परसों की बात जब रही है तो जिस तरीके से वहां पर पत्थर आए, ये किसकी साजिश है?
ये सुनियोजित साजिश है। तीसरा, इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की। सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कीजिए, वो कभी भी ऐसी इमारत पे लागू नहीं होता है जो एएसआई के कंट्रोल में है। और मैं अपने दोस्त से यह पूछना चाहूंगा कि 2017 के पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात तो कर रहे हैं, एएसआई जो पूरे देश का कानून है, उस पे जिस इमारत पे एएसआई का कब्जा हो, उसको वहां से भगा करके मस्जिद कमेटी स्थापित किसने की थी? वो समाजवादी पार्टी ही थी। और ये हिस्टोरिकल इनजस्टिस की बात कर रहे थे कि हिस्टोरिकल इनजस्टिस कैन नॉट बी कंपनसेटेड। श्रीमान जी, बाबा साहब अंबेडकर के संविधान ने वो ताकत दी है कि हजारों सालों से होने वाले हिस्टोरिकल इनजस्टिस, दलितों के ऊपर जो हुआ था अत्याचार, उसका कंपनसेशन आज की डेमोक्रेसी कर रही है, रिजर्वेशन के फॉर्म में, उनके अपलिफ्टमेंट के फॉर्म में, ओबीसी के अपलिफ्टमेंट के फॉर्म में। तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस कैन बी करेक्टेड बाय द लॉ, बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइव डॉक्यूमेंट। ये मैं नहीं कहता, अंबेडकर साहब कहते हैं। और यहां पर जो कुछ भी हुआ संवैधानिक तरीके से हुआ। हाँ, गैर संवैधानिक एक चीज जवाब पे मैं फराज की